क्या है ना कि हम जब पैदा होते हैं, इस देश में ये व्यवस्था है कि हम जैसे ही पैदा होते हैं जी कुछ आइडेंटिटी हमारी है जो हमारे पैदा होते ही हम मिल पे जाती ठप्पा है। लग जाता है। जी 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 ठीक है। जी जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, जी है ना। रंग, अगर आपका पैदा होने पे आपका रंग है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए रंग भी डिसमेरिट हो सकता है, जी 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 है ना। जी तो अब ये जो हम जिस कास्ट में, जिस क्लास में, जिस रिलीजन में और जिस कलर में और जिस प्लेस में, यहाँ तक कि प्लेस के साथ भी ये चीज़ें हैं, स्थान के साथ भी। आप गांव से हैं, शहर से हैं, दिल्ली में पैदा हुए कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, अब बक्सर में पैदा हुए कि लुटियंस में पैदा हुए, बहुत सारे डिफरेंस है ना इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें, जो आइडेंटिटी हमारे साथ नथी होती है ना, उसके साथ ये डिपेंड करता है उस आइडेंटिटी पे कि वो आइडेंटिटी आपको कितना प्रिविलेज देगी और आपके साथ कितना वो कहाँ डिस्क्रिमिनेट करवाएगी। जी जी तो आप अगर कहीं आप नहीं भी जानते हैं, आपको कोई सामने से नहीं भी बोल रहा है, तो भी आपके साथ कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। आपकी जो आइडेंटिटी है और जो लोग प्रिविलेज हैं उनके साथ वो प्रिविलेज होता रहेगा। ऐसा नहीं कोई आके कहता है कि हम आपके जाति के, हम आपको आगे ले जाएंगे, नहीं। या कोई ऐसे सामने से आके मुझको बोलेगा कि नहीं तुम मेरी जाति के नहीं हो, मैं तुमको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो ऑटोमेटिक है, वो चीज़ परवरिश में है लोगों के, है ना। मतलब इम्पोर्टेंट बीट दिया जाएगा, इसमें भी जाति का रोल है, उनको कह रहा हूँ ना कि प्रमोशन दिया जा रहा है जी। वो एक प्रिविलेज है उस चीज़ का, और वही चीज़ इस सिस्टम में काम कर रहा है। अगर आप इसको संयोग तो नहीं मानेंगे कि एक खास जाति के लोग 70 से 80% मीडिया के कब्जों उससे पे भी हैं। ज़्यादा मुझे लगता है मालिकाना हक 99% एक खास जाति के लोगों के पास है। तो ये संयोग नहीं हो सकता और ये टैलेंट नहीं हो सकता। अगर आप इसको टैलेंट कहते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि इस देश के 90% लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है। आप खारिज करते हैं, आप उन लोगों को खारिज करते हैं जो इस देश में मेहनत करते हैं, जो सवाल करते हैं। ठीक है। आप संसाधनों, अगर आप मेरिट का पैमाना संसाधन और अवसर लेंगे तब तो भाई फिर तो इस देश में सारे मेरिटलेस हैं। तो मेरिटलेस अंबानी का लड़का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसके पास रिसोर्स और अवसर सबसे ज़्यादा है। तो अब मेरिट का पैमाना क्या रखते हैं? आप कास्ट पे मेरिट का पैमाना रखेंगे तब आप प्रिविलेज। अनमोल प्रीतम जी हैं, ये नेशनल दस्तक के रिपोर्टर हैं। बहुत दिनों से ये ऑनलाइन मीडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आप सब लोगों को पता है कि एक देश में एक बहुत बड़ी खबर बनी थी। अनमोल जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिल्ली में जंतर मंतर है जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, और वहाँ पे कुछ हिंदुत्ववादी लोग वहाँ पे जमा हुए थे और वो लोग माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ नारे दे रहे थे। तो जब ये रिपोर्टिंग करने वहाँ पे पहुँचे तो इनको लोगों ने पकड़ लिया और एक तरह की एक मॉब लिंचिंग जैसी फीलिंग वहाँ पे देखने को मिली, और इनको लोग ज़बरदस्ती पकड़ के कह रहे हैं कि तुम एक ख़ास तरह के नारे लगाओ। और इन्होंने कहा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह का नारा लगाने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं उस नारे को आपके कहने से और ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं नारे को नहीं लगाऊंगा। उसके बाद से पूरे देश में एक हैशटैग भी चला और लोगों की ओपिनियन भी बढ़ गई। बहुत सारे लोग जो सेकुलर लोग थे और जो सामाजिक न्याय के साथ जुड़े हुए हैं वो अनमोल जी के साथ हैं। तो हम अनमोल जी से उस घटना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये वंचित समाज से आते हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, जहाँ पे हम बैठ के ये इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता की है और ये गोरखपुर से आते हैं। तो हम थोड़ा इनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, पत्रकारिता का क्या कैरेक्टर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना अपर कास्ट है। और एक बात बहुत अब खुल के आ गई है कि जो भारत की जो मीडिया है जो बहुत ही रिग्रेसिव रोल अदा कर रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि इसकी जो फंडिंग जो है वो तो पैसे वाले कर रहे हैं, और इसको जो लिखने वाले, इसको जो चलाने वाले, जो बोलने वाले हैं, वो कुछ खास मुट्ठी भर 2-4% जिनकी आबादी है वही लोग देश को देश के सामने खबरों को परोस रहे हैं। और इनके लिए एक वंचित समाज से आने के बाद पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, इन सब सवालों पर भी इनसे हम पूछेंगे। अनमोल भाई, आपने बात की और इसके लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कहाँ से आते हैं? जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि आप गोरखपुर से आ रहे हैं। आपके माता पिता क्या थे, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई,
और फिर पत्रकारिता में आने के लिए एक होता है ना, एक कहाँ से एक असर आपके ऊपर पड़ा। मैं भी पत्रकार बनना चाहता था एक ज़माने में, तो हम लोग एक ज़माने में हिंदू पढ़ते थे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, तो कुछ ना कुछ लगता था कि हमें भी ऐसा बनना है। तो आपकी ज़िंदगी में कैसे हुआ पत्रकार बनने के लिए, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी जो मतलब एजुकेशन से, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो ऐसे गोरखपुर से आता हूँ, पर गोरखपुर शहर से नहीं आता हूँ, मैं सिटी से नहीं आता जी, जी, हूँ, गोरखपुर ग्रामीण से आता हूँ मैं, जो रूरल गोरखपुर है वहाँ से। जी, जी, और मेरी स्कूलिंग शुरू में तो बचपन में तो मैं गांव में ही रहा। और मेरे बाबा जी ग्राम प्रधान थे, तो मेरे गांव में सरकारी स्कूल भी थे, लेकिन अब बाबा जी ने एक वो सामुदायिक भवन था, उस भवन में उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल गांव के लिए, लोगों के लिए शुरू किया था, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी। जी, जी, तो वो एक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन था हिंदी मीडियम ही। तो वहाँ पे पढ़ाई हमारी शुरुआती हुई और वहाँ हमने पढ़ा। और हाई स्कूल कहाँ किया आपने, फिर दिल्ली कैसे आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाई कैसे आए? स्कूल हाई स्कूल भी हमारा गांव से ही हुआ। जी, 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 और उसके बाद हम गोरखपुर सिटी में रहने लगे। जी, 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 फिर गोरखपुर सिटी में रहने के बाद चूँकि मैथ में बहुत अच्छे थे, जी। मैथ अच्छी थी, तो हमको पता चला कि इंजीनियरिंग, मैथ वाले इंजीनियरिंग करते हैं, जी, जी, और जी। इंजीनियरिंग में उनका बहुत अच्छा स्कोप होता है। जी, जी, तो हम इंजीनियरिंग करने चले आए हुआ। आईआईटी का उस समय दौर था, और बहुत ज़्यादा हमारे गांव में जिसको सुनो वही आईआईटी का नाम ले रहा है, और ऐसे ही लोग की पूछ हो रही है। जी, 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 और एक बड़ा, चूँकि एक ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं जहाँ पढ़ाई से, ज्ञान से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कमाते कितना है। जी, जी। नहीं, आपकी सैलरी ये कितनी सवाल है? मुझसे भी पूछा जाता है मैं जब गाँव जाता हूँ कि कितना तो कमाते हैं हाँ, तो अब उस माहौल में रहना, और इसलिए तो हमको तो यही दिखता है कि आईआईटी वाले 1 करोड़ का पैकेज पा रहे हैं, 70 लाख का पैकेज पा रहे हैं। जी। आईआईटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी, तो फिर चले आए हम, कानपुर आए। हमारी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की नहीं थी कि अफोर्ड कर पाए उस तरह की पढ़ाई। जी, तो कुछ ज़मीन थी मेरे पापा की रोड के किनारे चौराहे पे, तो उसको हटा के पापा ने तैयारी करने के लिए भेजा। मतलब कानपुर। आप ज़मीन बिक गई, उसके बाद आपने तैयारी की। जी, हाँ, मतलब पैसा तो अब क्योंकि- 1 लाख फीस थी, कहाँ से आता, बिल्कुल, है ना। जी, तो अब वो हटा के फिर हम कानपुर आए। जी, अब कानपुर पढ़ाई किए जी, फर्स्ट ईयर में, 11th में। फिर उसके बाद 12th में हम कोटा चले गए। जी, कोटा गए तो कोटा में तबीयत ख़राब हो गई, और फिर इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 12th का भी छूट गया। फिर घर चले आए, फिर घर से फिर कानपुर गए कि तबीयत ठीक हो गया कि इस साल फिर तैयारी करेंगे। जी, तो वो 12th का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था, तो फिर उस साल मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया। और उसी साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो अब मैं पहले 10th तक मेरा मैथ बहुत अच्छा था, मैथ में मन लगता था। अब जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो मेरा फिजिक्स में मन लगने लगा। जी, और मेरे साथ ये बहुत बड़ी दुविधा है कि मेरा जिस चीज़ में मन लग जाता है, फिर मैं उसी में घुस जाता हूँ। जी, जी, ठीक है। अब फिजिक्स के चक्कर में मैं मैथ और केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया मैंने। कर रहा था मैं आईआईटी की तैयारी। कुछ लोग कहते हैं कि बैलेंस बनाना पड़ता है, फिजिक्स, बैलेंस, मैथ, हाँ। जी, केमिस्ट्री। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बैलेंस था, लेकिन फिजिक्स को लेके इतना ज़्यादा जुनून हो गया, और ख़ासकर मैकेनिकल फिजिक्स में, कि मैं छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं फिजिक्स ही पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, आईआईटी अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी में पीएचडी वगैरह करेंगे, एमआईटी वगैरह जाएंगे, जी, जी। बढ़िया यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिजिक्स में कुछ बढ़िया करेंगे। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। जी, जी, लेकिन वही है, अक्टूबर नवंबर तक आते आते फिजिक्स से भी मैं बोर हो गया। मुझे ये बात समझ में आई, मुझे अच्छा तो लगता है, जी, लेकिन मैं इधर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा, एक वो जेनेटिक भी हो सकता है कि चूँकि मेरे बाबा जी सोशल कॉज से जुड़े हुए थे, फिर पापा जी, फिर अभी भी चाचा जी हैं, तो वो एक जेनेटिक भी हो सकता है कि एक चीज़ थी जो समाज की तरफ मोड़ रही थी। तो हॉस्टल में और इन सब में चीज़ों में शुरू से ही ऐसा था कि पानी नहीं आ रहा है तो यूनिटी बना के वार्डन को घेरना, ठीक है, हॉस्टल के मालिक तक कंप्लेन कर देना, बैटरी इन्वर्टर की ख़राब है। कानपुर में लाइट की बहुत दिक्कत होती जी, थी, जी, लाइट ही नहीं आ रही 5-5 6 घंटे, इन्वर्टर बंद कर देता था वार्डन। गर्मी में सब तड़प रहे हैं, तो उससे झगड़ा लड़ाई करके सबको इकट्ठा करके करना, तो वो एक चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती गई। फिर मैगजीन वगैरह पढ़ने लगे, सोशल चीज़ें पढ़ने लगे, तो 12th में ही मुझे थोड़ी समझ होने लगी चीज़ों की, पॉलिटिकल चीज़ों की और इन सब चीज़ों की। तो फिर मैंने सोचा यार
अगर कुछ चेंज लाना है आपको देश में तो आप इससे ज़्यादा बेहतर ला सकते हो। मतलब नेचर की स्टडी करने के बजाय आप सोसाइटी की स्टडी करने की तरफ आपने हाँ, मतलब मुझे लगा, मतलब ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो बेहतर नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर इधर जाता हूँ जर्नलिज्म टाइप में तो मैं शायद और बेहतर कर सकूँ, मेरा जो 100% है वो शायद निकल के आए। तो इसलिए मैंने पापा से बात की। अब जब पापा से बात की ना तो वो सिनेरियो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ज़मीन बिक चुकी थी और इतने सारे होप थे, और चूँकि भरोसा भी था घर वालों को कि पढ़ने में ठीक है ये लड़का, कुछ कर जाएगा। सबको लगता था, ये जो टीचर हमारे जो थे सबको लगता था कि ये लड़का बहुत अच्छा कर जाएगा जी। लेकिन अब जब ऐसे मैंने चेंज किया तो सबसे पहला सवाल यही था, कितनी सैलरी आती है, सैलरी कितनी आती है, सैलरी पैसा कितना मिलता है। जी। तो मैंने कहा पापा पैसे तो कुछ लोग हैं लाखों कमा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कुछ नहीं कमा रहे हैं। अब जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं हो सकता है उसी भीड़ में मैं रह जाऊं, या इस बात का भी चांस है कि मैं अच्छे पैसे भी कमा लूं। मतलब पैसे कमाऊं ही ये श्योर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर श्योर है कि मतलब मैं जो करूंगा उसकी एक पहचान होगा, उसका एक नाम होगा, उसको लोग जानेंगे। तो पापा ने कहा कि देख लो अब क्या करोगे, तुम ही को करना है। तो मेरे पापा ऐसे हैं कि मतलब वो कभी दबाव नहीं बनाए आज तक। तो उन्होंने इस बार भी यही कहा ठीक है तुम देख लो, अगर तुमको सही लगता है तो लाइफ तुम्हारी है भाई, हमने तो कर दिया, हमको जो करना है आगे भी करेंगे। फिर फीस उस पूछे कितना लगेगा ये वगैरह, उनका बताया सब कुछ। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज लग गया मिल जाएगा तो ठीक ही है, कम में हो जाएगा। बोले ठीक है। उसके बाद आप DU आ गए? फिर DU आए और एडमिशन ले लिया, फिर यहाँ पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो पत्रकारिता मैं सोचता था दरअसल वो है नहीं। जी। और जो हो रही है और जो हम पढ़ रहे हैं और जो सोच के आए थे, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, उधर चला जाए, वो किया जाए जो हो रहा है, या पढ़ा जाए। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विनीत, और जानते हैं मीडिया में उनका, शिक्षकों में इंटेलेक्चुअल वर्ग में बड़ा नाम है प्रोफेसर विनीत कुमार का। उन्होंने इस बात को समझाया कि बेटा पढ़ लो, जितना अच्छे से पढ़ लोगे ना तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारी एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, एक एथिक्स तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद तुम जाओ, तुमको कोई फिर हटा नहीं पाएगा, तुम लग जाओ। विजेंद्र कुमार सर थे, हमारे एक PK सर थे जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने बहुत मदद की थी। और जब कॉलेज में आए तो उन्होंने इस चीज़ की तरफ बहुत ध्यान मोड़ा, उन्होंने पूरा समझाया, बहुत सारी बातें समझाई कि किस तरह से कॉर्पोरेट के तरीके से देश के लोकतंत्र को एक तरह से सिकोड़ा जा रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। विनीत सर ने हमको समझाया कि किस तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है। एक राम प्रकाश द्विवेदी सर थे, वो हमको जॉन फिस्के, मार्शल मैकलुहान और इन सब के बारे में बताए। नोम चोम्स्की के बारे में उन्होंने पढ़ाया कि किस तरह से स्टेट जो है एक एजेंडा सेट करके अपने नागरिकों को प्रोग्राम कर देता है, और किस तरह से फिर कल्चरल हेजेमनी। और फिर 5th सेमेस्टर में आए तो हम लोगों का था एक हाशिए का समाज, मार्जिनलाइज सेक्टर। उसके पहले हमको नहीं कुछ पता था, ज़्यादा नहीं पता था, कोई पॉइंट नहीं था किसी भी चीज़ को लेके, सोशल जस्टिस को लेके, रिजर्वेशन को लेके कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था, नहीं क्लियर कर पाते थे कि कौन सा साइड है क्या है। क्योंकि हमें जो भी जानकारियाँ मिलती थी चाहे मीडिया से या जो भी हमारे लोग थे, वो सब ऐसी जानकारी देते हैं जो सत्य नहीं है, जो फैक्ट तो है पर वो बहुत थोड़ा है तो, और उसको पूरा करके पेश करके बताते हैं। तो जब हम उस में आए तो हमारे जो टीचर पढ़ा रहे थे, तो हाशिए के समाज के बारे में जब वो पढ़ा रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे लोगों से परिचित करवाया, लेखकों से, किताबों से। और उसी दौरान एक किताब, छोटी सी किताब है मीडिया में दलित, जो योगेंद्र यादव और अनिल चमड़िया जी और हंसराज, प्रोफेसर हंसराज हैं, उन लोगों ने उस पर रिसर्च करके लिखा था कि मीडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, चूँकि कास्ट जो है इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है,
है ना, और कास्ट के ही बेसिस पे यहाँ रिश्ते बनते हैं, यहाँ दोस्त बनते हैं, प्रिविलेज मिलता है, टिकटों का बंटवारा होता है, टिकटों का बंटवारा, पूरी तरह से सब कुछ कॉलोनियाँ बसती हैं, हाँ कॉलोनियाँ बसती हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें टेंडर मिलता है, टेंडर मिलता है। तो जी। कास्ट के बहुत बड़े प्रिविलेज हैं और उसका बहुत बड़ा डिसमेरिट है जिनका है, जो प्रिविलेज कास्ट से है उसके लिए तो वो एक समस्या नहीं है, लेकिन जो उस कास्ट से नहीं है उसको समस्या है। तो वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की बाकायदा। अच्छा, कुछ कोई ख़ास किताब या कुछ बड़े पत्रकार हैं जिनका असर आपकी ज़िंदगी पे बहुत पड़ा, मतलब पत्रकार बनने की दिशा में? समय समय पे बदलता गया, इफेक्ट पड़ता गया लोगों का। जैसे कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे और उस दौरान जब पत्रकारिता में हुआ तो अर्नब गोस्वामी अच्छा लगता था है ना, क्योंकि वो नई नई चीज़ थी। जो देखता आदमी जितना सुनता है, जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उसी हिसाब से तो उसकी राय बनती है। तो हमारी उतनी ही थी। फिर फर्स्ट ईयर में आए तो रवीश कुमार जी को सुना तो लगा रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो और पहले ज़्यादा समझ नहीं थी जब पत्रकारिता को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे। फिर धीरे धीरे बदलता गया और फिर वो चीज़ भी रवीश कुमार जी से भी शिफ्ट हुआ। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि अभी तो मैं तलाश कर रहा हूँ कि कौन आदर्श हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ अभी मुझको वो मिल नहीं पाया है। शायद मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए मुझे वो आदर्श मिल नहीं पा रहा है। आपके लिए अगर कोई पूछे, जैसे हम लोग भी जब पत्रकारिता पढ़ते थे तो क्लास में पूछा जाता था व्हाट इज़ न्यूज़, खबर क्या है, खबर कैसे आप बनाते हैं। तो अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए खबर क्या है, अगर आप पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, तो क्या न्यूज़ क्या है आपके लिए, कौन सी चीज़ अहम है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं? 3 शब्द में मैं आपको बता सकता हूँ। भूख, भय, भ्रष्टाचार। भूख मतलब जो हंगर का सवाल है, रोजी गरीबी, सीधी सी गरीबी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमी इनइक्वालिटी है और जो फाइनेंशियल मार है लोगों पे, भूख। तो मतलब भय मतलब क्राइम, सुरक्षा से रिलेटेड मामले, भ्रष्टाचार, करप्शन, नीतिगत मामले। तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, मुझे लगता है कि यही खबर। मतलब अगर कोई पत्रकार मतलब रोजी रोटी, आपका गरीबी, या मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर में जो करप्शन फैला हुआ है, या जिस तरह से एक भय का वातावरण है किसी भी नाम पे, वो क्राइम हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट एनी कास्ट हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट दलित हो सकता है, माइनॉरिटी पे हो सकता है, वर्कर्स पे हो सकता है, जो क्राइम के हैं, जो भी हमारा संविधान जिसको क्राइम डिफाइन करता है, वो सारी चीज़ें। बहुत ही अहम चीज़ है जो लोग नौजवान पत्रकार हैं उनके लिए। एक न्यूज़ का डिफिनेशन मुझे मिला कि न्यूज़ वही है जिसके सेंटर में 3 सवाल हों, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, भय, भूख, भ्रष्टाचार। भय, भूख, भ्रष्टाचार। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने पत्रकारिता की दुनिया में, मतलब आप नौजवान हैं फिर भी एक वक्त गुजार लिया और आपको अब सब लोग जान रहे हैं, तो ये जो ये पत्रकारिता की दुनिया है, इसमें कभी आपकी कास्ट या आपके वंचित समाज में होने की वजह से कभी आपको जानबूझ के लोगों ने भेदभाव किया, या किसी इस तरह की कभी फीलिंग आई कि अगर हम मतलब अपर कास्ट होते तो शायद बहुत आगे चले गए होते, या लोअर कास्ट हैं तो थोड़ा हमको दबाया जाता, इस तरह की कोई चीज़ें? इस चीज़ को नौकरी नहीं मिलती है, थोड़ा सा मैं टाइम लेके बताऊँगा। थोड़ा सा विस्तार से बताना बेहतर रहेगा इस पर, क्योंकि लोग जज कर लेते हैं। अगर आप 1-2 लाइन में बातें बोलेंगे तो आप आराम से बोलिए, क्विक जज कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, इस पे आपने सवाल बहुत सही पूछा है। तो क्या है ना कि हम जब पैदा होते हैं, इस देश में ये व्यवस्था है कि हम जैसे ही पैदा होते हैं कुछ आइडेंटिटी हमारी है जो हमारे पैदा होते ही हम पे ठप्पा लग जाता है। ठीक है, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, है ना। रंग, अगर आपका पैदा होने पे आपका रंग है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए रंग भी डिसमेरिट हो सकता है, है ना। तो अब ये जो हम जिस कास्ट में, जिस क्लास में, जिस रिलीजन में और जिस कलर में और जिस प्लेस में, यहाँ तक कि प्लेस के साथ भी ये चीज़ें हैं, स्थान के साथ भी, आप गांव से हैं, शहर से हैं, दिल्ली में पैदा हुए कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, अब बक्सर में पैदा हुए कि लुटियंस में पैदा हुए, बहुत सारे डिफरेंस है ना इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें, जो आइडेंटिटी हमारे साथ नथी होती है ना, उसके साथ ये डिपेंड करता है उस आइडेंटिटी पे
कि वो आइडेंटिटी आपको कितना प्रिविलेज देगी और आपके साथ कितना वो कहाँ डिस्क्रिमिनेट करवाएगी। जी जी तो आप अगर कहीं आप नहीं भी जानते हैं, आपको कोई सामने से नहीं भी बोल रहा है, तो भी आपके साथ कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। आपकी जो आइडेंटिटी है और जो लोग प्रिविलेज हैं उनके साथ वो प्रिविलेज होता रहेगा। ऐसा नहीं कोई आके कहता है कि हम आपके जाति के, हम आपको आगे ले जाएंगे, नहीं। या कोई ऐसे सामने से आके मुझको बोलेगा कि नहीं तुम मेरी जाति के नहीं हो, मैं तुमको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो ऑटोमेटिक है, वो चीज़ परवरिश में है लोगों के, है ना। मतलब इम्पोर्टेंट बीट दिया जाएगा, इसमें भी जाति का रोल है, उनको कह रहा हूँ ना कि प्रमोशन दिया जा रहा है जी। वो एक प्रिविलेज है उस चीज़ का, और वही चीज़ इस सिस्टम में काम कर रहा है। अगर आप इसको संयोग तो नहीं मानेंगे कि एक खास जाति के लोग 70 से 80% मीडिया के कब्जों उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है मालिकाना हक 99% एक खास जाति के लोगों के पास है। तो ये संयोग नहीं हो सकता और ये टैलेंट नहीं हो सकता। अगर आप इसको टैलेंट कहते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि इस देश के 90% लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है। आप खारिज करते हैं, आप उन लोगों को खारिज करते हैं जो इस देश में मेहनत करते हैं, जो सवाल करते हैं। ठीक है, आप संसाधनों, अगर आप मेरिट का पैमाना संसाधन और अवसर लेंगे तब तो भाई फिर तो इस देश में सारे मेरिटलेस हैं। तो मेरिटलेस अंबानी का लड़का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसके पास रिसोर्स और अवसर सबसे ज़्यादा है। तो अब मेरिट का पैमाना क्या रखते हैं? आप कास्ट पे मेरिट का पैमाना रखेंगे तब आप प्रिविलेज को मेरिट मान रहे हैं, है ना। आप क्लास को मेरिट मानते हैं तो भी आप प्रिविलेज को मेरिट मान रहे हैं। आप मेरिट मान किस चीज़ को रहे हैं? अच्छा, मैंने भी अखबार में काम किया, मैं देखता हूँ कि न्यूज़ रूम जो होता है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जो लोग डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आते हैं या जो लोग रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको इस बुनियाद पे नौकरी में नहीं लिया जाता है, या लिया भी जाता है तो इम्पोर्टेंट बीट नहीं लिया जाता है और कहा जाता है कि अरे इनके पास तो डिग्री बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये हिंदी और अंग्रेज़ी बहुत ही उस तरह से बहुत ही मतलब शानदार तरीके से नहीं बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही पिछड़े तबके से आता है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आता है, वो अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस सफरिंग का लेके आता है, उसको कभी लोग नहीं देखते हैं और बिल्कुल एक क्लास बायस है उसके अंदर में। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। हमें तो इस बात को थोड़ा सा मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए इसी बात में आपके सवाल का जवाब है मैं दे रहा हूँ। तो ये जो मेरिट है ना, ये जो कास्ट का प्रिविलेज है और ये जो आइडेंटिटी का जो सबसे बड़ा लोचा है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं करता रहेगा भेदभाव। वो आपके साथ फिक्स है ना। अभी आप देखिए कि आपके सरनेम के हिसाब से आपको लोग कर देते हैं। हालांकि इस देश का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, पर जो तबका ये डिसाइड कर रहा है, जो तबका अवसर दे रहा है, जो तबका मौके दे रहा है और जिनका इस पे कब्जा है, उस तबके के अंदर ये चीज़ है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ है। इसी की वजह से तो ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक ही जाति के लोग 90% 99% पदों पर बैठे रहें। ये महज संयोग नहीं है, ये महज मेरिट नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल साफ तौर पे कास्ट है और इस बात से ऐसे कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। अभी जल्दी में ही न्यूज़ लॉन्ड्री के एक रिसर्च आई है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उधर से निकल कर इधर आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आप पढ़ लीजिए। वो सारी चीज़ें अब तो ओपन प्लेटफॉर्म है, मीडिया में एक्सेसिबल है, आप गूगल पे जाइए, आप एक्सेस कीजिए। लेकिन ये देखिए, ये भी आपको नहीं लगता है कि कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि देश का जो संविधान है वो सेकुलर है, देश का संविधान जो है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक है जी, लेकिन जो मीडिया है उसका जो मीडिया का जो कैरेक्टर है वो अपर कास्ट है। और मैं एक बहुत बड़े लिबरल पत्रकार से मैं इंटरव्यू कर रहा था 2 दिन पहले, तो वो भी कह रही थी कि ये सब का सब मतलब अपर कास्ट ब्राह्मण लोग ही इस अखबार को चला रहे हैं जी। एक दलित एडिटर आपको नहीं मिलेगा। अभी रवीश सर के ना एक प्राइम टाइम का एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जी। अब उसमें हमने भी देखा था कि मतलब जितने भी मतलब पैनलिस्ट हैं सभी ब्राह्मण हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुद्दा क्या था जी। मुद्दा था वंचित समुदाय से रिलेटेड, ठीक है, ओबीसी समुदाय से रिलेटेड। और उस पूरे पैनल में सारे लोग प्रिविलेज्ड कास्ट के थे, ठीक है। तो अब वही बात हो गई ना कि जिसकी आवाज़ है, जिसकी समस्या है, जिसके बारे में बात होनी है, वो तो वहाँ है ही नहीं। बात वो कर रहा है जो प्रिविलेज्ड है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है और
इस बात पे अगर इस देश में लोग जो भी समझदार लोग हैं, जो भी न्याय जिनका पक्ष है, जो न्याय के पक्ष में है, जो जस्टिस के पक्ष में है, जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, अगर वो इस बात को सोचेंगे, देखेंगे, तो वो भी पाएंगे कि भाई ये कैसा डिस्कोर्स है। लेकिन तकलीफ तो होती है ना कि अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह की चीज़ें जो खुलेआम तौर पे हिंदुत्व के एजेंडे को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो करे तो समझ में भी आता है। रवीश जी और मान लीजिए उन लोग और उनके जैसे जो पत्रकार हैं, उनकी एक इमेज काफ़ी एक सेकुलर और बड़े पत्रकार की है, तो उन लोगों से भी ऐसे कैसे गलती हो जाती है? जी, गलती नहीं है ये, गलती नहीं है, ये गलती नहीं है जी, ये कोई गलती नहीं है जी, क्योंकि आई होप मुझे पूरी बात पता है कि सबको पता है जी, कि बहस कहाँ होनी चाहिए, बहस किससे होनी चाहिए, किसके बाद, ये बात सबको पता है। जी, जी। आप मुस्लिम की बात होती है, मुस्लिम को बुलाते हैं, है ना। लेफ्ट विंग पे बात होगी, आप लेफ्ट को बुलाएंगे। ओबीसी की बात होगी, आप ओबीसी को बुलाएंगे ही नहीं, जी। अच्छा, ओबीसी की बात होगी तो ओबीसी को नहीं बुलाएंगे, आप नहीं बुलाएंगे, जी। तो इसका गलती इसको थोड़ी माना जाएगा। जी। आप इस बात को जानते हैं कि मतलब मीडिया में स्ट्रक्चरली है मीडिया के अंदर। जिसके बारे में बात होगी जी, उसको तो बुलाना पड़ेगा, जो विक्टिम है उसकी बात तो करनी पड़ेगी। जी, और उस समाज का जो इंटेलेक्चुअल है, जो उस समाज के बारे में लिख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, जी, उसको तो बुलाइए, जी, है ना। आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ खड़े होकर देखते हैं, इस बात से सच बदल जाता है ना। अभी आपके लिए क्या हूँ मैं? अभी आपके लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, है ना। आप यहाँ हैं तो मैं आपके सामने हूँ, लेकिन अभी आप मुड़ जाइए तो मैं आपके पीछे हो जाऊँगा, है ना। आप मुड़ जाइए तो मैं आपके पीछे हो जाऊँगा। तो हम कहाँ खड़े होकर देखते हैं, इससे सच बदल जाता है ना। मान लीजिए 2 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग ये है, छोटी है ना, एक बिल्डिंग ये है, हाँ। आप यहाँ से देख रहे हैं, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है आप, ये सेकंड फ्लोर पे है, ये 4th फ्लोर पे बंदा, ठीक है। अब आपकी नज़र में आप इसको देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये ऊंचा है, ठीक है, ये ऊपर है, समझ रहे हैं इस बात को, ये ऊपर है, ऊपर वाले को लग रहा है कि आप नीचे हैं, लेकिन अभी आपको टॉप पे खड़ा कर दिया जाए तो अब आपको क्या लगेगा कि जो सेकंड फ्लोर वाला है वो क्या है, आपसे नीचे है। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ से आप देख रहे हैं, इस बात से सच बदल जाएगा। अभी जो आपको सेकंड फ्लोर वाला आपको ऊंचा दिख रहा था, अब आप 3rd फ्लोर पे चढ़ गए तो आपसे वो नीचे है, यानी कि आपकी पोजीशन चेंज होते ही सच बदल जाता है। जी, जी, मेरे कहने का मतलब इतना जी, जी, है। जी। तो अगर आप एक जो नैरेटिव है, जिस तरह से आप बीपी सिंह का आप इंटरव्यू देखिए, एनडीटीवी पे ही है, मंडल कमीशन लागू होने के बाद, उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं, वो बताते हैं इस बात को कि एक बड़ा तबका जिसको आप पावर में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, उसको भागीदारी नहीं दे रहे हो, और वो हमसे सवाल पूछता है कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, क्या हमारा इस देश में कोई अधिकार है या नहीं है। तो जो वो बड़ा तबका है, 55-60% है, वो जब इस तरह के क्राइसिस में जूझेगा और इस तरह के सवालों में जूझेगा और उसके अंदर जब एग्रेशन आएगा तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे क्या कभी? आप पैनल में इग्नोर कर रहे हैं, तो जो वो तबका है जिसको लग रहा है कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ और वो तबका बहुत बड़ा है और उसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो चीज़ देखेगा तो वो तो अपना एग्रेशन निकालेगा ही ना, वो तो आपके खिलाफ बोलेगा ही, वो तो इल्ज़ाम तो आप पे लगाएगा ही। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर सोशल मीडिया पे लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि पहले मतलब पत्रकारिता के क्लासेस में हमसे भी पूछा जाता था कि कौन सी खबर आप मतलब प्रायोरिटी के साथ आप उसको प्रकाशित करेंगे या उसको चैनल पे चलाएंगे, जिसको एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कि गेट कीपिंग ऑपरेशन वाली बात होती है, आपने भी पढ़ा होगा उसको। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि खबरें कौन सी चलेगी, कौन सी खबरें 5 बड़ी खबरें देश की बड़ी खबरें होंगी, ये कोई देश का बड़ा पत्रकार नहीं तय कर रहा है, IT सेल तय कर रहा है जी। तो ये हालत पत्रकारिता की कैसे पहुंच गई है? अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे हैं, बड़ी खबर है प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, है ना। बड़ी खबर है प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं, हर दिन की बड़ी खबर है, ये बड़ी खबरें चल रही हैं। बड़ी खबर है कि संबित पात्रा ने कुछ बोल दिया है, वैक्सीन लग गया इसके लिए। बड़ी खबर है कि संबित पात्रा को किसी ने कुछ बोल दिया है, ये बड़ी खबर है इस देश में, है ना।
कुछ इधर से पार्टी किसी पार्टी के नेता ने किसी को देशद्रोही बोल दिया है, प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा है ये। कोई छुटभैया नेता किसी को बोल दिया कि तुम देशद्रोही हो। अच्छा, ये देखिए कि ये जो अफगानिस्तान का भी मामला है, तो भारत सरकार का क्या पोजीशन है या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का क्या पोजीशन, इससे किसी को मतलब नहीं है। एक खास धार्मिक समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर इस देश की मीडिया की जी बौद्धिक पंगुता को अगर आप देखना है, जी जी इनकी जो बौद्धिक है, मतलब अब उसको क्या ही शब्द दें, दिवालियापन जो है उसको अगर आपको देखना है तो आपके सामने अफगानिस्तान का मुद्दा है। अच्छा, इनके पास एक भी ढंग का रिपोर्टर नहीं है जो वहाँ से ढंग की रिपोर्ट ला सके। दिन भर अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं, एक भी ढंग की ये रिपोर्ट नहीं ला सके, एक भी ढंग की खबर नहीं ला सके। मुनव्वर राना ने क्या कहा तो इन्होंने क्या कहा, मुनव्वर राना ने क्या कह दिया, यहाँ से किसी मौलवी को 5,000 लाके पकड़ के स्टूडियो में बैठवा कुछ उल्टा बुलवा दिए। दे आर क्रिएटिंग द कंटेंट, ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे फालतू के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे देश के लोगों को मतलब ही नहीं है। अगर आपको अफगानिस्तान पे बात करनी है, आपके पास रिसोर्सेज है भाई, ऐसे ऐसे चैनल, इनके पास हेलीकॉप्टर तक है, अब जाइए रिपोर्ट लाइए ना अच्छी, फिर उस पर डिस्कोर्स कीजिए। तो आप अल्टरनेटिव मीडिया में काम करते हैं, आप नेशनल दस्तक के लिए काम करें जिसका रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको भी कभी कभी लगता है, प्रेशर लगता है कि अरे यार देश में ये ट्रेंड चल रहा है तो कुछ हम भी दिखा दें, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं मतलब हिलाया जाता है कि चलो ऐसी अगर धारा ऐसी चल रही है तो तुम कब तक धारा के खिलाफ में चलोगे। मुझे लगता है कि जो तुम भी धारा कुछ सेंसेशन करो, जो बनाई गई धारा है जी उस धारे को मैं नहीं मानता। जी मैं इस बात को नहीं मानता कि आज संबित पात्रा ने कुछ बयान दिया है तो मुझे उस पर खबर करनी है। लेकिन टेम्पटेशन तो होता है, टेम्पटेशन है, हिट मिल जाएगी, लोग लाइक्स कर देंगे, करते हैं लोग, करते हैं, हम भी कभी कभार करते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि चैनल भी चलाना है ना, रेवेन्यू भी तो लाना है आपको, ऐसा नहीं। लेकिन धारा जो इस देश की असली धारा है वो इस देश के नागरिकों के जो एम्पावरमेंट की बात है, नागरिकों के सशक्तिकरण की बात है, नागरिकों के अधिकारों की बात है, उन पे काम करते हैं। उनसे भी खबर आता है भाई, उनसे भी लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, हमारे बहुत लाखों में व्यूज़ जाते हैं, लोग देखते हैं। तो ये बात नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे एक सनसनी क्रिएट होगी बस आप वही करेंगे तभी लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, आपका स्पेस है, लेकिन मैं यही कह रहा था कि एक टेम्पटेशन होती है कि हम भी थोड़ा बैठ जाएं। हाँ होता है जी, इसीलिए तो सोशल मीडिया पे आप देखिए सभी तरह की चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको वो सुनना है प्रवक्ता की गाली गलौज और प्रवक्ता वाली बातें, उस तरह की भी प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ये कहते हैं कि तुम पत्रकार हो और तुम लोग पूरी दुनिया की खबर लेते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड पत्रकार कम्युनिटी है, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हो कि तुम मतलब कि तुम्हारे संगठन में तुम्हारे साथ किस तरह का भेदभाव होता है, तुमको क्या सैलरी मिलती है, तुमको क्यों नहीं हाउसिंग मिलती है, तुम्हारे लिए कोई क्यों कमीशन नहीं बना। तो ये पत्रकार पत्रकारिता का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, पत्रकारों की समस्या पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। जी, बोला गया है जी, बहुत बार बोला गया है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, कमेटियां बनी हैं, रिपोर्टें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर सवाल उससे ज़्यादा बड़ा ये है कि जो मीडिया में है क्या वो इस लायक है कि वो अपने संस्थान से पूछ सके। कितने लोग ऐसे हैं? नहीं है, नहीं। अरे जब आपकी जो नौकरी लग रही है वो खुद ही आपके सरनेम और आपके कनेक्शन पे लग रही है, तो आप क्या सवाल करोगे? आप हटोगे दूसरा आ जाएगा। मीडिया को आपसे कोई मतलब खास वो नहीं है, वो बड़े बड़े पत्रकारों को उसने हटा दिया। उसको पता है ना, उसको पता है कि नैरेटिव जो है वो पत्रकार से नहीं सेट हो रहा है। जी जी, IT सेल से हो रहा है। जो भी उसके पीछे फोर्स है वो सेट कर रहा है, तो अब उसके लिए एक चाहिए एक अच्छा ओरेटर, एक अच्छा वक्ता। तो अच्छे वक्ता बस उसको ज़रूरत है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्रांतिकारी लोगों की, निकाल देगा आपको, निकाल देगा, है ना। अच्छा, मैं ये मान रहा हूँ कि सैलरी जो है पत्रकारों की, अगर आप 15 साल पहले जाएं या 10 साल पहले जाएं तो उसके मुकाबले में सैलरी बहुत घटी है। मतलब मिसाल के तौर पे जिस ज़माने में मैं काम कर रहा था, मतलब 2006 और 7 की बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्टर था, उस ज़माने में 16-17 हज़ार रुपये मिल जाते थे, और रूम का किराया जो हम लोग जेएनयू के पास रहते थे तो 2,000 रुपये या 1,500 रुपये देने होते हैं। आज रूम का किराया 8,000 हो गया, मतलब एक रूम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपकी सैलरी अगर कहीं भी जा रहे हैं, अगर फ्रेशर हैं तो 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो देश बढ़ रहा है और पत्रकारों की सैलरी घट रही है। 25-30 हाँ, बहुत ज़्यादा बोल दिए आप। जी, इस देश के, मैं मीडिया चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, टीवी चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, जी,
बहुत सारे हमारे दोस्त मैंने साथी, बड़े बड़े लोग जी बहुत सारे हमारे दोस्त साथी इन चैनलों में ट्रेनी डेस्क जॉब कर रहे हैं, कहीं असाइनमेंट पे हैं, कुछ है। 10,000 जी 10,000 तो मतलब 2017 में जो 16,000 सैलरी थी वो अब हो गई 10,000। 10,000, 8,000, 7,500, 10,000 से ज़्यादा तो मैंने किसी का सुना ही नहीं। इस तरह से शुरुआत आप कर रहे बताइए हैं। मतलब दिल्ली जैसे शहर में जहाँ अगर नहीं, आप मेरी तो अच्छी थी, नहीं मेरा चैनल ठीक था। जी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ एक कमरा लेने के लिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका किचन भी होगा, जहाँ पे आप पढ़ते भी हैं, जहाँ आपका स्टडी टेबल है, एक कमरे कहीं भी 6,000 से कम में नहीं मिलते हैं, 200-400-500 आगे पीछे हो जाएं। तो जब कोई 5,500 या 6,000 रुपये अगर किराए को ही दे दे और 10,000 उसकी सैलरी हो तो कैसे गुजारा होगा और किस तरह की पत्रकारिता करेगा वो? तो वो जो कर रहा है देख लीजिए आप, वो किस तरह की कर रहा है, आप जो दे रहे हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है, वो जाएगा कॉपी पेस्ट पत्रकारिता करेगा, 4 वेबसाइट देखेगा, अच्छा ये खबर चल रही है, उठाया, टाइप किया, खबर लगा दी, हो गया। अच्छा, आप मानते हैं कि रिपोर्टर का भी डेथ हुआ है, मतलब रिपोर्टर की भी मौत हुई? अच्छे रिपोर्टर कितने हैं? रिपोर्टर खत्म कर दिए गए। अच्छा रिपोर्टर खत्म है मीडिया से जी। रिपोर्टर बेरोजगार है, रिपोर्टर को कोई काम नहीं। मतलब खबर खुद जो इंटरेस्टेड पार्टियों बना के आपको रिपोर्टर का मतलब होता है खबर लाना। जी जी जी। और ये भी कहा जाता है कि जो खबर आसानी से मिल जाए वो एडवर्टीजमेंट है, जो खबर मुश्किल से मिले वो खबर है। अब रिपोर्टर कर क्या रहे हैं जी। नेताओं की बाइट ले रहे हैं जी नेताओं की बाइट लेने के अलावा, जी और कहीं क्राइम हो जाए वहाँ पे बाइट लेने के अलावा। जी जी। अब देखिए कोई रिपोर्ट हो रहा है, टीवी ने तो पूरे रिपोर्टिंग कल्चर को ही खत्म कर दिया है। अच्छा, रिपोर्टिंग कल्चर कहाँ है रिपोर्टर? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, जो खोजी पत्रकारिता है, वो इस सरकार के आने के बाद वो भी खत्म। एक रिपोर्टर है, जी सीनियर है, जी। नाम लेने में शायद कोई बात नहीं जी। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट की जी। थी, खोजी पत्रकारिता जो आप कह रहे हैं। जी जी इस पे राम मंदिर घोटाले पे, चंदा घोटाला जो हुआ था उसको लेकर जी। बहुत शानदार रिपोर्ट की उन्होंने, मैंने भी पढ़ा, और उतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट मैंने किसी की नहीं देखी जितनी शानदार रिपोर्ट वो थी। तो उनसे मेरा मिलना हो गया एक दिन, तो उन्होंने कहा कि यार जब तक ये गवर्नमेंट है ना, कितनी भी अच्छी रिपोर्ट कर लो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट की जो करके लाते थे पहले लोग, तो उस पर चर्चा होता था देश में, सरकारों को एक्शन लेना पड़ जाता था। अभी क्या है, इग्नोर, बात ही नहीं करेंगे, उनके ऊपर छापे मरवा दो, बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे ही नहीं। और जब बात नहीं करेंगे अगले दिन कुछ नया शुरू कर देंगे, कोई नई नौटंकी। तो जब इतनी बड़ी मीडिया कुछ नई चीज़ों पे बात कर रही, आपके एक अकेले रिपोर्ट पे चर्चा कौन करेगा? चर्चा ही नहीं है, तो वो जो सारा एफर्ट है वो सब मिट्टी में मिलता जा रहा है। जी। अच्छा, सोशल मीडिया को भी लेके मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए तो उसका भी जो प्रेजेंस है ज़्यादा, वो एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ही है, यूट्यूब पे हैं और वेबसाइट पे हैं, न्यू मीडिया पे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वंचितों की जो आवाज़ होगी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया को ऑलरेडी हिंदुत्व के फोर्सेस ने अपने कब्जे में डाल दिया है। तो ये क्या, कौन सी बात ज़्यादा आपको सही लगती है? मुझे लगता है ना जी, सोशल मीडिया जो भी काम करता है वो एक खास तरह के एक उसका सिस्टम है, जी, उस सिस्टम पे काम करता है, ये फैक्ट बात है। जी, उसको बोलते हैं फिल्टर बबल, जी, है ना। आप जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, जिस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं, जिस तरह के कंटेंट देखते हैं, उसी तरह के आपका पूरा कम्युनिटी सोशल मीडिया पे बन जाता है। उसी तरह के कंटेंट आपको दिखाएंगे, उसी तरह के रिपोर्ट आपके सामने आएंगी, उसी तरह की खबरें आएंगी सजेशन में, उसी तरह के ट्विटर पे अगर आप फॉलो करते हैं तो उसी तरह के लोगों की प्रोफाइल आपको फॉलो करने के लिए सजेस्ट करेगा, उसी तरह के मुद्दे आपको दिखाएगा। इको चैम्बर नहीं, वो एक, तो ये इसका एक बेनिफिट भी है कि आप अब आप समझ लीजिए अलग अलग कम्युनिटी बन गई हर चीज़ की, है ना। आप अगर सोशल जस्टिस वाले इशू से जुड़े हुए हैं तो आपको उस कम्युनिटी में मिल जाए, आप हिंदुत्व वाले इशू से जुड़े हुए हैं तो आप उधर वाले फिल्टर बबल में रहेंगे, है ना। तो इसका एक बेनिफिट भी है, एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम ज़्यादा पोलराइज्ड हो जा रहे हैं, एक ही ध्रुवीकरण हमारा बहुत तेज़ से हो रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि यही सत्य है,
उस गोले के बाहर हम नहीं जानते, जी, जी। है ना। तो वो चाहे आप जो अभी आप हिंदुत्व फोल्ड की बात कर रहे हैं, जो उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स के साथ नहीं, भी मैं है। ये कह रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक पे कुछ भी लिखिए, अच्छी बातें लिखिए, मान लीजिए आपने हिंदुत्व सरकार की कोई पॉलिसी का क्रिटिसाइज़ किया, कोई आपकी खबर को पढ़ेगा नहीं, कोई आपकी मतलब जो आपका अगर वीडियो है उसको देखेगा नहीं, जो जायज़ और अच्छे क्रिटिसिज्म होगा वो नहीं देगा, गाला गलौज, जी गाली गलौज हमेशा, ये है तो वो है। और ख़ासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उनके पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो ये भी तो बहुत ही मतलब डरावनी सी मतलब सिचुएशन है। ये जो ट्रोलिंग कल्चर है, जी ट्रोल करने वाला, जी, मुझे भी घबराहट होती है जी। इसको मुझे पता है लेकर कि किसी ने कुछ नहीं देखा है, मतलब मैंने जो कुछ भी लिखा नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। मैंने तो मेरी एक दोस्त के साथ ये हुआ था, जी और मैं जानता हूँ उसको, और किस तरह से वो किस मेंटल परिस्थिति में गई थी, जी जी उसका मैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जी, गालियाँ देते हैं पुरुष तो फिर भी पुरुष प्रिविलेज्ड है इस मामले में, जी कि उसको कोई रेप करने को नहीं बोलता, जी उसको कोई अपनी प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें नहीं भेजता, है ना, उसको कोई इस तरह से हैरेस नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं को, उनको उनकी जो ट्रोलिंग होती है उसको हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गंदे लेवल पे होती है। उनके इनबॉक्स आप देख लीजिए, आपको पटे पड़े तो मिलेंगे। आप बताइए कि सोशल जो आप बोलते हैं ना कि सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात होती है कि चलो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कार चलाने वाले के लिए हो, ड्राइवर के लिए हो, पत्रकारों के लिए, और जो सोशल मीडिया के जो मतलब मान लीजिए जो एक्टिव लोग हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए क्यों नहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, या उनको पनिश क्यों नहीं किया जा रहा है इस तरह की चीज़ें जब वो करते हैं, तो इम्प्यूनिटी क्यों मिली हुई है उनको? कल की खबर है, जी एक चैनल है, जी उस चैनल के मालिक को अभी वो चोरी वाला जो मामला था, फिर गर्लफ्रेंड वो वाला जो मामला चल रहा था, है ना, एक चैनल है, टीवी चैनल है, जी उसने अपने रिपोर्टर को, लड़की है उसकी एक रिपोर्टर, उसको अपने साथ आने के लिए बोला, लड़की ने मना कर दिया। तो अब उसने क्या किया, उसको उठा के, रिपोर्टर से उठा के उसको असाइनमेंट पे डाल दिया उसने। देखिए आप मतलब हरास करना, देखिए आप हरासमेंट, उस रिपोर्टर को उठा के उसने असाइनमेंट डेस्क जॉब पे डाल दिया। ठीक, अब डेस्क जॉब पे करती रही। और कल की खबर है अभी कि चूंकि उस लड़की ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख लिया, तो उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर गाड़ी से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और अभी वो हॉस्पिटल में है। अब मैं उसका नाम इसलिए नहीं बता सकता, वो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे इस समय, लेकिन नाम मैं इसलिए नहीं बता सकता कि क्योंकि एथिक्स है, एक विक्टिम का नाम हम लोग नहीं बता सकते, और जब तक वो खुद आकर ये बात ना बोले। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी, बहुत बुरी। अच्छा, मैं दो सवाल बहुत मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ आपके साथ ले लूँ कि बहुत लोग ये कह रहे हैं, मानना है कि आज हिंदुत्व का जो उभार हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी एक कामयाबी है, उसके पीछे ये है कि वो मीडिया को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सारे साधन का इस्तेमाल करते हैं। जो निगेटिव पार्ट है वो तो हमने अब बात की ही की है। तो ये अगर जो आप अल्टरनेटिव जो फोर्सेस की बात कहें, जो मान लीजिए जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, सेकुलर फोर्सेस हैं, जो सोशल जस्टिस की जो पार्टियां हैं, तो वो लोग अपना खुद का अखबार या खुद का न्यूज़ चैनल या खुद का अपना प्लेटफॉर्म इतने सालों में क्यों नहीं बना पाए हैं? वो वक्त पे उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु या दूसरे राज्यों में वो सत्ता में भी आए हैं, लेकिन अगर आप देखिए कि वो जब उनको कुछ छपवाना होता है तो वही उस ब्राह्मणवादी मीडिया के पास जाते हैं। तो उनके अंदर में वो विज़न क्यों नहीं रहा? उनको लगता था कि सिर्फ सत्ता की चाबी ले लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब तक आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कैसे बदलाव होगा? तो आपको लगता है कि फेलियर है? उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या फिर एक बार वो गलती करेंगे? क्या फिर एक बार वो ब्राह्मणवादी मीडिया के पास जाएंगे, उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे, भाई कुछ मेरी खबर चला लो? समस्या ये है ना कि इस बात को हमें कुछ फैक्ट के साथ चलना पड़ेगा, जी, है ना, कुछ तथ्यों को लेकर बहुत हमको
ज़रूरी है चलना। अभी आप देखिए परसों किसानों पे लाठीचार्ज हुआ जी, जी, जी। हरियाणा में। जी मीडिया किसको ब्लेम कर रहा है? एसडीएम को, जी खट्टर को नहीं, जी है ना। जी उत्तर यूपी में हाथरस हुआ, जी किसको ब्लेम कर रहा है मीडिया? पुलिस को, डीएम साहब को। मतलब मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं। नहीं उसी तरह कोरोना के दौरान हुआ और कि वहीं सिस्टम- राजस्थान में कुछ हो जाए, जी तो गहलोत साहब हो जाएंगे। गहलोत की फोटो लगा के सीधे सवाल गहलोत से होता है ना। हरियाणा में या एमपी में हो तो सरकार सिस्टम और पुलिस से होगा। वैक्सीने आप कोरोना में देखिए जब लोगों की मौत होने लगी और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, मीडिया ने किससे सवाल किया? सिस्टम से। और जब वैक्सीन लग गया तो थैंक यू मोदी जी। और जब वैक्सीन लग गया तो थैंक यू मोदी जी। तो मीडिया और एक जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी यूपी में, जी तो कोई छोटा सा कहीं कांड हो जाए तो सबसे पहले सवाल अखिलेश यादव। और अगर गलती से वो जो या फिर बाई चांस से संयोग से वो जो क्राइम करने वाला आदमी है वो यादव है, तो फिर तो वो मुख्यमंत्री और यादव जाति मिला के इतना भरा जाएगा, मसाला बनाया जाएगा। इतना मसाला बनाया गया कि लोगों को लग गया अरे ये तो जातिवादी हैं ये लोग। अब आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा क्राइम होगा कि लोग यूपी में मुख्यमंत्री की जाति से क्रिमिनल रहा हो, लेकिन आप कोई सिंगल एपिसोड बता दीजिए मीडिया का जब मीडिया ने योगी की जाति पर बात करके और उस क्रिमिनल की जाति पर बात की। नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल, कहीं भी आपको मिलेगा ही नहीं। तो इन दोनों घटनाओं को और इन दिनों को अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो जवाब आई होप कि आपको मिल जाएगा जी। कि मीडिया कास्टिस्ट है या नहीं है। जी तो अनमोल प्रीतम जी से हम बात कर रहे हैं जो कि नेशनल दस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, और जो सबसे अहम सवाल है कि इनके साथ जंतर मंतर पे एक तरह से एक हुजूमी भीड़ की मतलब हुजूमी तशद्दुद कहते हैं, जैसे एक मॉब लिंचिंग टाइप का माहौल बनाया गया। लेकिन एक सवाल लेने के बाद उस सवाल को मैं लूँगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, अगर देना भी होगा तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देंगे। तो आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्टर हैं, तो अगर आपको किसी लीडर का इंटरव्यू लेना हो और अगर मैं 2-4 नाम दूं आपको, मान लीजिए जो कि देश की खबरों में बने रहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब हैं, राहुल गांधी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश हैं, या साउथ से स्टालिन हैं, तेजस्वी हैं बिहार से, तो अगर इन लीडरों में अगर आपको किसका इंटरव्यू करने का मौका मिले तो पहला किसका आप इंटरव्यू करेंगे और क्यों करेंगे? इंटरव्यू करके मैं क्या ही करूँगा? कुछ जानना चाहते हैं उनसे? नहीं, मैं चाहता हूँ ना आपके कुछ सवाल होंगे? मैं अगर ये लोग कहते हैं या कोई और लीड, अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो मेरे पास मैंने नेशनल दस्तक में जितना काम किया है, मेरे पास कम से कम 4-5 ऐसी मेरी खबरें हैं जी। वो मैं कहूँगा कि आप 5-5 मिनट निकाल के आधा घंटा इंटरव्यू देने से बढ़िया है प्रधानमंत्री जी आप इसको देख लीजिए। अच्छा हाँ, अच्छा आप इसको देख लीजिए, इसी में सारी बात है। हाँ, वो आधा घंटा टाइम निकाल के प्रधानमंत्री जी आप देख लीजिए, फिर आप बता दीजिए कि इस पे आपकी क्या राय है। तो मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा? हाँ, मैं इंटरव्यू लेके क्या करूँगा प्रधानमंत्री जी? आपको लग रहा है वो आपसे बात नहीं करेंगे? नहीं, अब मतलब बात नहीं करेंगे मतलब है कि जो सवाल आपके पास हैं उसका जवाब देने में उनको दिलचस्पी नहीं है? मैं कह रहा हूँ जिनसे बात ही कर रहे हैं जी, तो बात करके ही क्या हो गया है? जी 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 है ना, बात जिनसे बात कर भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी कौन सी बात उन्होंने मान ली और क्या ऐसा कर दिया उन्होंने? तो बात करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात समझना। और अगर प्रधानमंत्री जी या देश का कोई भी नेता बात को समझना चाहता है और मुझे ये मौका देता है कि मैं देश की बात रखूं, तो मैं ऐसी 3-4-5 मेरी छोटी छोटी रिपोर्ट है, मैं कहूँगा सर इसको देख लीजिए, इसी में सारी बात है और आप समझ के इस पे काम कर देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, अगर देश में जो वंचित समुदाय के हक की बात करते हैं जो लीडर हैं, उनके लिए एज ए पत्रकार के तौर पे अगर आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें कि कैसे मतलब उनके जो मुद्दे हैं उसको सेंटर में लाया जाए, उस पर बात हो, तो उनके लिए कुछ आपके सुझाव हो, मान लीजिए मायावती जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए या फिर तेजस्वी जी के लिए, इन लोगों के लिए कुछ आपका सुझाव है? आप फिर उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के लिए जा रहा है।
सुझाव इतना नहीं, एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी लगता है कि मुझे जेएनयू में एक बार आरजेडी के एक एमपी आए हुए थे, तो मैंने कहा आपका अखबार क्यों ये नहीं सब तो अपोजिशन के हैं, है ना, अपोजिशन के लीडर जब तक आप अपने मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो लोग क्यों आपके साथ जुड़ेंगे? ये अपोजिशन के लीडर हैं जी, और इनसे ज़्यादा मैं जो सत्ता में लोग हैं, अच्छा ठीक है, उन्हीं के लिए क्या है? उनके लिए कहना चाहूँगा कि क्या कहेंगे कि ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, आपकी एक विचारधारा है, जी, आप पॉलिटिक्स कीजिए उस विचारधारा पे, जो भी आपका रास्ता है, आप उससे सत्ता पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस सत्ता पाने के क्रम में जो रास्ते में है, अगर किसी भी एक मासूम के साथ गलत होता है, एक निर्दोष के साथ गलत होता है, तो आपका वो रास्ता गलत है, आपको उस रास्ते को बदलना चाहिए। अगर आपके इस रास्ते से बेरोज़गारी आती है तो आपका रास्ता गलत है। अगर आपके इस फैसले से देश में लोगों को अनाज देना पड़ जा रहा है तो इस बात को मानिए कि आपका वो फैसला गलत है। अगर आपकी वजह से इस देश का जो 92% वर्क फोर्स है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, वो आज आपके दिए हुए 5 किलो अनाज पर निर्भर है, तो आप कबूल तो कीजिए कि आपका फैसला गलत है। मैं कह रहा हूँ आप कीजिए ना पॉलिटिक्स, आप जो मन कर रहा है वो बनवाइए, आप कुछ भी बनवाइए, लेकिन उसके साथ इस देश के जो नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकार हैं, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब भी अवसर आप उनको दीजिए। और साथ में ही ये जो आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के विचारधारा से लोग ये जो प्रभावित होकर लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं, एक्टिविस्ट होकर, जो जाति और मजहब के नाम पर लोगों से नारे लगवाना, उनको लिंच कर देना, उनको मार देना, इसके खिलाफ भी बोलिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कल्चर सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, ये कल्चर जैसे बढ़ेगा, अभी आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कल आप एक कास्ट को टारगेट करेंगे, परसों आप एक जेंडर को टारगेट करेंगे, उसके बाद आप एक लैंग्वेज को टारगेट करेंगे, उसके बाद आप क्षेत्र को टारगेट करेंगे। ये जो हेट है और ये जो डिवाइड करके हेट बढ़ाया जा रहा है, ये हेट अंत नहीं होगा, आप इसको लिख के रख लीजिए। कुछ नहीं होगा तो दो लोग इसी बात पे लड़ लेंगे कि तुम्हारी थाली में चावल क्यों है और मेरी थाली में रोटी क्यों है। क्योंकि आप ये जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो हेट डेवलप कर रहे हैं, ये देश को आगे कभी बढ़ा ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये जंतर मंतर वाली जो बात है उसको हम ले लें, बिल्कुल ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है। आप जंतर मंतर पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे अभी कुछ दिन पहले, और वहाँ पे कुछ हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग आए हुए थे। वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारा लगा रहे थे, संविधान के ख़िलाफ़, उसकी जो जज्बात है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे। और जब वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपको कुछ लोगों ने पकड़ा और कहा कि आप एक ख़ास तरह के नारे लगाओ। तो अखबारों में और टीवी चैनल पे हमने तो ये देखा कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, या कहीं कहीं एक ख़ास तरह का गोश्त खाने की वजह से या गाय के नाम पे दलितों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन नेशनल कैपिटल में बिल्कुल, और वो भी पार्लियामेंट से तकरीबन क्या कहें कि 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे एक पत्रकार, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल का पत्रकार जब रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा है तो उस तरह से लोग उसको घेर लेते हैं। और आपकी फुटेज जब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तरह का मॉब लिंचिंग पत्रकार के खिलाफ हो रही है। तो आपको लग रहा है कि अब मुस्लिम्स और दलित के बाद अब पत्रकारों के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला है शुरू हो गया है? मैं कह रहा हूँ ना जी, ये जो हेट है जी, ये इसका अंत नहीं होगा। अगर आप हेट डेवलप करेंगे जी, तो वो उनको बस जो मेरी बात से सहमत नहीं है उसको हम मार देंगे, उसको हम डरा के धमका के सहमत करेंगे। ये जो कल्चर है, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मानना ही पड़ेगा, ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर है, ये ख़तरनाक है। आप एक एग्जांपल लीजिए, यति नरसिम्हानंद, जो गाज़ियाबाद में एक बच्चा था, वो मंदिर में पानी पीने चला गया था, फिर उसको मारा था, फिर उसको जस्टिफिकेशन में यति नरसिम्हानंद आए थे, उस मंदिर के जो थे मठाधीश। उसके बाद उनका जो उभार हुआ और एक हिंदुत्ववादी ब्रांड नेता की तरह उभार हुआ। और बहुत सारे लोग, कपिल मिश्रा जो दिल्ली के, इन्होंने तो उनके लिए डोनेशन कैंपेन चलाया, 25 लाख से ज़्यादा डोनेशन उनके लिए इकट्ठा हुआ, लोगों ने दिया यति नरसिम्हानंद को।
आज वही आदमी, परसों की एक वीडियो है, वो महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है। वो सीधे तौर पे कह रहा है कि जो भी महिलाएं पॉलिटिक्स में, बीजेपी के भी महिलाओं को कह रहा है कि जो भी महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं वो किसी ना किसी तरह के फेवर की वजह से हैं, वो अपने दम पे नहीं। समझ गया, मतलब उनके चरित्र पर उसने सवाल उठाया। तो आप एक तरफ ऐसे लोगों को प्रमोट किए, अब देखिए उसका चेहरा। अच्छा, तो उस दिन जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये रिपोर्टिंग करते करते आपके ऊपर कैसे लोग पड़ गए? जी, भीड़ जो होती है, जब वो एक छोटी सी बात से शुरू हुआ, ऐसे ही मैंने पूछ लिया था नॉर्मली कि देश में इतनी गरीबी है कि प्रधानमंत्री को खुद अनाज देना पड़ रहा है। बिल्कुल, 5 किलो अनाज जी, और वो भी मिल भी नहीं रहा है बहुत लोगों को जी। अब वो तो जांच का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है, ये फैक्ट है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप लोग इस मुद्दे पे काम करने के बजाय गरीबी हटाने के मुद्दे के मतलब बात जज्बाती और धार्मिक मुद्दों को उठाने के बजाय आपको गरीबी और भुखमरी के सवाल को उठाना चाहिए था। यही मैंने आपने कहा पूछा। ये मुद्दा ऐसा है, जी। इस पे बात कीजिए, क्योंकि इस देश में पहले अगर लोग भूखे हैं तो प्राथमिकता उनकी भूख मिटाई जाए, जी। फिर सबका पेट भर जाए, फिर बैठ के बात कर लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही है, और जो उसमें सही होगा उसको लागू कर लीजिएगा, जो गलत होगा उसको मत कीजिए। लेकिन ये सवाल पूरा ही नहीं हुआ, उसके पहले ही वो लोग भड़क गए। अरे 70 साल पहले गरीबी नहीं थी क्या देश में? मोदी जी के आने के बाद गरीबी आई है, तुम देशद्रोही हो, तुम पहले जय श्री राम बोलो, तुम जिहादी हो। देन उसके बाद वो पूरी भीड़ ट्रिगर हो गई और उसके बाद तो सब कुछ। तो अब आपको लगता है कि पत्रकारिता करने में आपको लगता है डर लगता है? आपको कहीं जाएंगे इस तरह के लोग पकड़ लेंगे फिर? मतलब साइकोलॉजिकल तौर पे भी तो आप हिल गए होंगे। नहीं, डर तो लगता ही है। मैं ये बात बोल भी चुका हूँ, सभी डरते हैं दोस्त, कौन नहीं डरता? नहीं, मैं भी डरता हूँ जी। अरे आप आदमी हैं तो आप डरेंगे ही। ये लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक डर तो था, लेकिन ये डर बहुत बढ़ने लगा है। नहीं, लेकिन ये डर इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझे मेरा काम करने से रोक पाए। जी। कुछ आपके ऑफिस में कुछ धमकी उमकी मिली कि जरा ये जो अनमोल हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, थोड़ा इनको ये कीजिए, थोड़ा इनका बीट बदलिए, इनको थोड़ा वो तो आता ही रहता है। अच्छा, जो हमारा नंबर सार्वजनिक है ऑफिस का, उसमें तो लोग बोलते ही रहते हैं। हाँ, तो उन बोलने वाले लोगों के, मैं कह रहा हूँ ना, डर तो है, डर लगता भी है। लेकिन आप बदस्तूर काम कर रहे हैं। ये डर इतना बड़ा नहीं है कि ये मुझे रोक पाए। अच्छा, आखिरी सवाल, देश में बहुत सारे नौजवान पत्रकारिता करना चाहते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, वंचित समाज से आते हैं, उनके सामने उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, वो जो लुटियन स्टाइल में अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते हैं, कोई ख़ास ब्राह्मणिकल तरीके से वो हिंदी भी नहीं बोलते हैं, पैसा भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री भी नहीं है, मगर दिल में इच्छा है कि अम्बेडकर साहब के रास्ते पे चलना है, समाज में कुछ बदलाव करना है, और आप ही की तरफ भूख, भ्रष्टाचार और भय के आसपास में बातों को लाना है। तो उनके लिए कुछ आपका कुछ अगर मैसेज हो अनमोल प्रीतम जी, तो आप ज़रा इनको दे दीजिए। इसके बाद हम लोग अपना इंटरव्यू को आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं देश के उन तमाम लोगों से जो पत्रकारिता करना चाहते हैं और भय भूख भ्रष्टाचार, देश के नागरिकों के मुद्दों पे पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनसे एक बात करना चाहूँगा कि दोस्त, वो दौर चला गया जब कोई एक आदमी बैठकर एजेंडा सेट करेगा और वो बताएगा कि देश में क्या सही है क्या गलत है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हर चीज़ डेमोक्रेटाइज हो गई है, हर चीज़ का लोकतांत्रिकरण हो चुका है, मीडिया का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। नो मैटर आप देश के किस कोने में पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप अच्छी कर रहे हैं तो आपको दुनिया देखेगी। देखिए ना बिहार में आप देखिए, एक इंजीनियर है कोई, है ना, वो रिपोर्टिंग करते हैं, क्या शानदार रिपोर्टिंग है और किस तरह से वो उनकी नॉलेज है। एक इंजीनियर होकर वो रिपोर्टिंग करते हैं और सोशल मीडिया पे कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरा इंडिया उनको देख रहा है। और ये तो अक्रॉस ग्लोब, जहाँ भी जो लोग भी हिंदी समझते होंगे वो सारे लोग देख रहे होंगे। तो अभी का दौर सोशल मीडिया का दौर है और हम भी इसी सोशल मीडिया की वजह से ही आज हमारी पहचान बनी है। आपकी भी बन सकती है और बनेगी अगर आप काम करते रहेंगे। तो बिल्कुल भी किसी तरह से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते रहिए। और एक और बात, फाइनेंस, पैसा, ये सब कोई व्यवधान नहीं है, कुछ नहीं है, आप काम कीजिए। आपको इस देश में सपोर्ट करने वाले लाखों लोग हैं, आपकी मदद करेंगे। अनमोल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे थे अनमोल प्रीतम से,
जो कि नेशनल दस्तक के जाने माने रिपोर्टर हैं और इनकी उम्र तो मेरे से बहुत कम है। मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन इनसे आज मैंने पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच।